मुंबई क्राइम ब्रांच के एक सीनियर इन्वेस्टिगेटर के तौर पर मैंने अपने करियर में कई मामले संभाले हैं, लेकिन वंशिता राठौर हत्याकांड हमेशा मेरे दिमाग में हमेशा के लिए रह जाएगा। ये एक ऐसा मामला था जिसने मेरे सारे हुनर का इम्तिहान लिया, जो मैंने पुलिस में अपने सालों में हासिल किए थे। सिर्फ मेरी जांच करने की क्षमता को ही नहीं, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान और उस हद तक को भी चुनौती दी जहां अपराधी इंसाफ से बचने के लिए चले जाएंगे। ये 25 अगस्त 2022 की सुबह थी, जब ये दुख भरी कहानी सामने आना शुरू हुई। मुझे याद है कि ये मुंबई में एक आम थर्सडे सुबह थी। बारिश का मौसम अभी भी था और शहर अपनी आम भीड़भाड़ में था। मुझे नहीं पता था कि अंधेरी में कहीं वंशिता राठौर नाम की 15 साल की लड़की अपने घर से निकल रही थी, जिसे उसके परिवार में स्कूल में एक और आम दिन समझा था। वो सिर्फ एक किशोरी थी जिसकी आगे पूरी जिंदगी थी, लेकिन किस्मत के कुछ और ही प्लान थे। जैसा कि मैं बाद में गवाहों के बयानों और परिवार के इंटरव्यूज से जोड़ा, वंशिता उस सुबह स्कूल जाने के बहाने अपने घर से बाहर निकली थी। उसके परिवार ने उस पर पूरा भरोसा किया था। वो एक अच्छी स्टूडेंट थी, जिम्मेदार थी और उन्हें कभी चिंता करने की कोई वजह नहीं दी थी। उन्होंने उसके शाम तक घर वापस आने की उम्मीद की, जैसा कि उसकी आम दिनचर्या थी। लेकिन 25 अगस्त अलग था। शाम आई और चली गई और वंशिता का कोई निशान नहीं था। मैं सिर्फ उस बढ़ती हुई चिंता की कल्पना कर सकता हूं जो उसके परिवार को महसूस हुई होगी जैसे जैसे घंटे बीत रहे थे। जब उन्होंने उसके मोबाइल फोन पर कॉल करने की कोशिश की तो वो बंद था। किसी भी माता पिता के लिए एक तुरंत रेड फ्लैग। परिवार ने उसके दोस्तों और क्लासमेट से संपर्क करना शुरू किया, बेचैनी से उसकी जगह को जोड़ने की कोशिश की। जो उन्होंने पता किया उसने उन्हें डराया। वंशिता उस दिन कभी स्कूल नहीं पहुंची थी। देर शाम तक अपनी बेटी का कोई निशान ना मिलने और उसके फोन के बंद रहने के बाद परिवार समझ गया कि कुछ बहुत गलत है। वो एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए अंधेरी पुलिस स्टेशन दौड़े। एक पिता होने के नाते मैं उस बेचैनी और डर को समझ सकता था जो वो अनुभव कर रहे होंगे। अपने बच्चे के लिए मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज कराना हर माता पिता का सबसे बुरा सपना है। अगले दिन 26 अगस्त 2022 को लगभग 3:30 पर मुझे वो कॉल आया, जिसने मेरे करियर की सबसे मुश्किल जांचों में से एक की शुरुआत की। नागन रेलवे स्टेशन पर, जहां वंशिता रहती थी, वहां से थोड़ी ही दूरी पर रेलवे ट्रैक्स के पास एक सुनसान बैग मिला। मैंने तुरंत एक टीम को उस जगह भेजा। जब मेरे ऑफिसर्स ने बैग खोला तो उन्होंने जो अंदर पाया वो बेहद डरावना था। वहां एक कम्बल में लिपटा हुआ एक युवा लड़की का बेजान शरीर था। शिकार में हिंसा के साफ निशान थे। चाकू के हमलों से गहरे घाव उसके शरीर पर थे। ब्रूटैलिटी चौंकाने वाले थी, यहां तक कि मेरे जैसे किसी के लिए जिसने इंसानियत का सबसे बुरा रूप देखा था। उसी बैग के अंदर हमें एक स्कूल यूनिफॉर्म मिली। सबूत का यह महत्वपूर्ण टुकड़ा हमें तुरंत शिकार की पहचान स्थापित करने में मदद किया। खोज के 1 घंटे के भीतर हमने अपने सबसे बुरे दर की पुष्टि कर दी थी कि ये वाकई वंशिता राठौर ही थी, वही 15 साल की लड़की जिसकी मिसिंग रिपोर्ट उसके परिवार ने बस एक दिन पहले दर्ज कराई थी। परिवार को पहचान के लिए बुलाया गया, एक प्रक्रिया जो मैंने अनगिनत बार देखी है, लेकिन जो कभी आसान नहीं होती है। माता पिता को अपने बच्चे के शरीर की पहचान करते देखना इस काम के सबसे दिल तोड़ने वाले पहलुओं में से एक है। पुष्टि जल्दी हुई और विनाशकारी थी। उनकी प्यारी बेटी चली गई थी, सबसे निर्दयी तरीके से हत्या की गई थी। जब शिकार की पहचान हो गई और क्राइम सीन सुरक्षित कर लिया गया, मैं जानता था कि हम एक सोची समझी हत्या से निपट रहे हैं। ये सच कि शरीर को लपेटा गया और एक सूटकेस में रखा गया था। इससे पता चलता है कि ये पैशन का अपराध नहीं था, बल्कि कुछ और भी सोचा समझा हुआ था। मैंने तुरंत मामले को बढ़ाया और जल्दी हमारे पास मुंबई क्राइम ब्रांच की 10 टीमें इस घिनौने अपराध को सुलझाने के लिए दिन रात काम कर रही थी। हमारा पहला कदम इलाके से उपलब्ध सभी सीसीटीवी फुटेज को जांचना था। मुंबई का सर्वेलेंस कैमरास का बड़ा नेटवर्क अनगिनत मामलों को सुलझाने में अनमोल रहा है और मुझे उम्मीद थी कि ये इस जांच में भी लीड देगा। हमने 25 अगस्त की सुबह वंशिता के मूवमेंट को ट्रैक करना शुरू किया। वंशिता के घर के पास के सीसीटीवी फुटेज ने इस बात की पुष्टि की कि वंशिता उस सुबह सच में अपने घर से निकली थी। लेकिन जैसे जैसे हम उसके रास्ते को अलग अलग कैमरा से फॉलो करते गए, हमने एक महत्वपूर्ण चीज पाई। स्कूल की तरफ जाने के बजाय उसने एक अलग ही रास्ता लिया था। इसने तुरंत उस सुबह उसके असली इरादों के बारे में सवाल उठा दिए।
जैसे ही हमने सर्वेलेंस फुटेज का विश्लेषण करना जारी रखा, हमने अपनी पहली बड़ी सफलता हासिल की। एक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में हमने वंशिता को 2 युवा लड़कों के साथ चलते हुए देखा। यह वह लीड थी जिसकी हमें बेचैनी से तलाश थी। यहां वंशिता के उन व्यक्तियों के साथ होने का ठोस सबूत था जिस दिन वो गायब हुई थी। मैंने तुरंत टीम्स को इन 2 संदिग्धों की पहचान करने के लिए नियुक्त किया। मिसिंग पर्सन रिपोर्ट्स और स्थानीय पूछताछ के साथ मिलान करके हमने पाया कि दोनों युवा लड़के भी उसी समय अपने अपने घरों से गायब हो गए थे। यह कोई संयोग नहीं हो सकता था। वंशिता की हत्या और इन 2 मिसिंग व्यक्तियों के बीच स्पष्ट रूप से एक संबंध था। हमारे संदेह और भी पक्के हो गए जब हमने उनके मोबाइल फोन्स को ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि 25 अगस्त से दोनों डिवाइसेस लगातार बंद थे। इस तरह के व्यवहार से पता चलता है कि वो पकड़े जाने से बचने की कोशिश कर रहे थे, जिसने वंशिता की मौत में उनके शामिल होने की हमारी धारणा को और मजबूत किया। जब उनके फोन्स का पता नहीं चल रहा था, तो मैं समझ गया कि यह संदिग्ध पूरे शहर से भाग गए होंगे। इसका मतलब था मुंबई के सभी रेलवे स्टेशंस तक अपनी तलाश को बढ़ाना। रेलवे स्टेशंस अक्सर अपराधियों के लिए पहला एस्केप रूट होते हैं जो शहर से जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं, और मुझे लग रहा था कि हमारे संदिग्धों ने इसी तरीके का उपयोग किया था। इसके बाद सबसे बड़े सीसीटीवी विश्लेषण अभियानों में से एक था जिसका मैंने कभी पर्यवेक्षण किया है। हमने व्यवस्थित रूप से मुंबई और उसके आसपास के हर बड़े रेलवे स्टेशन के फुटेज की जांच की। यह काम बहुत बड़ा था। दर्जनों जगहों से हजारों घंटों का फुटेज, जिसे हमारे 2 संदिग्धों की किसी भी निशान के लिए ध्यान से जांच करना था। हमारी लगन तब काम आई जब हमने विरार रेलवे स्टेशन पर दोनों लड़कों को देखा। टाइम स्टैंप में उन्हें 2 घंटे के अंदर 2 बार वहां दिखाया गया, जो कि आम व्यवहार नहीं था। बाद की फुटेज में हमने उन्हें जोधपुर एक्सप्रेस में चढ़ते हुए देखा। इसने हमें हमारी अगली मंजिल दी। वो राजस्थान की तरफ जा रहे थे। मैंने राजस्थान में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ संदिग्धों को ट्रैक करने के लिए सहयोग किया। अब जांच को अंतर्राज्यीय सहयोग की जरूरत थी, जो हमेशा एक मामले में जटिलता बढ़ाता है। हमने जयपुर तक उनके राह का पीछा किया, जहां एक बार फिर सैकड़ों सीसीटीवी कैमरास की जांच करनी पड़ी। जयपुर से रात जोधपुर तक ले गई और फिर अजमेर तक। हर जगह पर स्थानीय पुलिस के साथ व्यापक समन्वय और सूक्ष्म जांच की जरूरत थी। संदिग्ध स्पष्ट रूप से जितना हो सके उतना जटिल राह बनाने की कोशिश कर रहे थे, शायद हमें उनके सेंट से भटकाने की उम्मीद में। अजमेर से हमने उन्हें वैष्णो देवी तक ट्रेस किया। इस समय तक कई दिन बीत चुके थे और मैं चिंता में था कि कहीं राह ठगड़ी न हो जाए, लेकिन मेरी टीम की लगन अटूट थी और हमने पहले दिन की ही तरह उसी तीव्रता के साथ पीछा करना जारी रखा। जांच अब हमें कई राज्यों में ले गई थी, लेकिन वंशिता के हत्यारों को इंसाफ दिलाने की हमारी निश्चय कभी नहीं डगमगाई। वैष्णो देवी से राह गुजरात के पोखरन तक ले गई। इस समय तक मैं समझ गया कि हमें स्थानीय सहयोग की जरूरत है और मैंने तुरंत मदद के लिए अहमदाबाद क्राइम ब्रांच से संपर्क किया। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच हमारी जांच में अनमोल साबित हुई। उनके स्थानीय ज्ञान और संसाधनों के साथ हम गुजरात में संदिग्धों को और अधिक प्रभावी रूप से ट्रैक करने में सक्षम हुए। पोखरन से राह हमें पालनपुर नाम की जगह तक ले गई। इस समय तक वंशिता की हत्या को 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका था और हमने कई शहरों और राज्यों में 2000 से अधिक सीसीटीवी कैमरास की जांच की थी। उन सभी फुटेज में जहां हमने संदिग्धों को दिखा, एक स्थिर डिटेल ने मेरा ध्यान खींचा। वो एक स्कूल बैग लिए हुए थे, जो हमारा मानना था कि वंशिता का था। पालनपुर में गुजरात पुलिस ने अपने स्थानीय सूचक तंत्र को सक्रिय किया। मैंने उन्हें दोनों संदिग्धों की साफ तस्वीरें दी और मामले की तत्कालीनता पर जोर दिया। स्थानीय पुलिस ने स्थिति की गंभीरता को समझा और तुरंत इस काम पर अपने सबसे अच्छे संसाधन लगा दिए। घंटों के भीतर हमें महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी मिली कि एक संदिग्ध को पालनपुर गांव में एक रिश्तेदार के घर पर देखा गया था। मैंने तुरंत उस जगह पर छापे का आदेश दिया, लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसे मामलों में होता है, संदिग्ध हमारे आने से ठीक पहले गायब हो गया था। यह निराशाजनक था, लेकिन मैं जानता था कि हम करीब थे। हमारी लगन को तब इनाम मिला जब हमें अपने स्थानीय कॉन्टैक्ट से एक और टिप मिली। दोनों संदिग्धों को एक स्थानीय लॉज में देखा गया था। इस बार मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता था। रात 1 बजे स्थानीय पुलिस और हमारे मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने लॉज पर छापा मारा। आखिरकार अंतर्राज्य पीछे पीछे दौड़ने के 7 लंबे दिनों के बाद हमने उन्हें पकड़ लिया। दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और हिरासत में लिया गया।
उस पल जो राहत मैंने महसूस की वो अवर्णनीय थी। न सिर्फ मामले को सुलझाने के लिए, बल्कि वंशिता के लिए कुछ इंसाफ और उसके परिवार के लिए क्लोजर लाने के लिए। जरूरी कागजात पूरे करने के बाद दोनों संदिग्धों को मुंबई पुलिस की हिरासत में ट्रांसफर कर दिया गया। मैंने व्यक्तिगत रूप से उनकी पूछताछ की देखभाल की, ये जानते हुए कि उनका पूरा कन्फेशन प्राप्त करना कोर्ट में इंसाफ सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। पहले संदिग्ध की पहचान 21 साल के संतोष मकवाना के रूप में हुई और दूसरे की 21 साल के विशाल अंभावने के रूप में। दोनों स्कूल ड्रॉपआउट्स थे जो छोटे मोटे काम से गुजारा करने की कोशिश कर रहे थे। पूछताछ के दौरान उन्होंने जो बताया वो चौंकाने वाला और बहुत ही परेशान करने वाला था। संतोष के कन्फेशन के मुताबिक वो और वंशिता सोशल मीडिया के जरिए मिले हुए दोस्त थे। उनकी ऑनलाइन दोस्ती आखिरकार इन पर्सन मुलाकातों में बदल गई थी। 25 अगस्त को संतोष ने वंशिता को मिलने के लिए फोन किया था, जैसा कि वो पहले भी कई बार कर चुका था। स्कूल जाने का बहाना बनाकर वंशिता संतोष से मिलने के लिए घर से निकली थी। उनकी मुलाकात के दौरान विशाल, जो संतोष का दोस्त था, भी उनके साथ आ गया था। तीनों विशाल के घर गए थे, जहां संतोष और वंशिता ने कई घंटे साथ बिताए। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था जब तक वंशिता ने वहां से जाने का फैसला नहीं किया। यहीं से कहानी ने अपना अंधेरा मोड़ लिया। संतोष के कन्फेशन के मुताबिक जब वंशिता जाने की तैयारी कर रही थी, उसने उससे कहा कि वो अब उनका रिश्ता जारी नहीं रखना चाहती और ये उनकी आखिरी मुलाकात होगी। इस रिजेक्शन ने संतोष में कुछ वायलेंट ट्रिगर किया, जिससे एक बहस शुरू हुई जो तेजी से बढ़ गई। बहस इतनी गर्म हो गई कि विशाल, जो दूसरे कमरे में था, देखने आया कि क्या हो रहा है। एक पल में, जो पूरी जांच के दौरान मुझे परेशान करता रहा, संतोष ने विशाल को वंशिता पर चाकू से हमला करने का इशारा किया। बिना किसी झिझक के विशाल ने एक चाकू उठाया और वंशिता के पेट में लगातार चाकू मारना शुरू कर दिया। इसी दौरान संतोष ने वंशिता को मजबूती से पकड़ रखा था, उसका मुंह ढककर उसे चिल्लाने और भागने से रोकने के लिए। जब विशाल ने अपना हमला पूरा किया तो संतोष ने चाकू लिया और खुद भी हमला जारी रखा। वंशिता को कई बार चाकू मारा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। हत्याकांड की सोची समझी प्रकृति चिल्ला देने वाली थी। वंशिता को मारने के बाद दोनों लड़कों ने साफ सुथरे ढंग से उसके शरीर को ठिकाने लगाने की प्लानिंग की। उन्होंने उसकी स्कूल यूनिफॉर्म उतार दी और पहचान मुश्किल बनाने के लिए उसे विशाल की शर्ट और पैंट पहना दी। फिर उन्होंने उसके अपराध को छिपाने का एक विस्तृत प्रयास किया। दोनों लड़के बैग को बाहर लेकर गए और विले पार्ले रेलवे स्टेशन जाने के लिए एक ऑटो रिक्शा हायर किया। वहां से वो वंशिता के शरीर वाले बैग के साथ विरार के लिए एक स्लो ट्रेन में चढ़ गए। नायगांव स्टेशन पहुंचने से ठीक पहले लगभग 5:30 बजे उन्होंने चलती ट्रेन से बैग को एक पुल के पास झाड़ियों में फेंक दिया। फिर वो वसई गए, जहां उन्होंने अपनी पहचान बदलने की कोशिश की और एक स्थानीय सलून से नए कपड़े खरीदे और बाल कटवाए। सबूतों को ठिकाने लगाने और अपनी पहचान बदलने का ये सोचा समझा तरीका बताता है कि ये एक अचानक किया गया अपराध नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जिसके बारे में उन्होंने पहले से ही सोचा हुआ था, कम से कम थोड़ा बहुत। जैसे जैसे पूछताछ जारी रही, एक गहरा मोटिव सामने आने लगा। दोनों संदिग्धों के बयान के मुताबिक वंशिता के परिवार ने संतोष के साथ उसकी दोस्ती का पता लगा लिया था और इस रिश्ते का सख्ती से विरोध किया था। जैसा कि पता चला, एक टकरार हुई थी जहां वंशिता के परिवार के सदस्यों ने संतोष पर शारीरिक रूप से हमला किया था और उसे उनकी बेटी से दूर रहने की चेतावनी दी थी। इस तकरार ने संतोष के ईगो को बहुत गहरा घाव पहुंचाया था और उसे अपमानित महसूस हुआ था। उसने वंशिता और उसके परिवार से बदला लेने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। अपने प्लान को पूरा करने के लिए उसने अपनी मां का सोने का मंगलसूत्र चुराया और उसे एक स्थानीय डीलर के जरिए 2 लाख रुपए में बेच दिया। 500 रुपये कमीशन देने के बाद 1,99,500 रुपये रखे। इस पैसे से संतोष ने चाकू और अपराध के लिए जरूरी दूसरी सामग्री खरीदी। उसने अपने दोस्त विशाल को भी हत्याकांड में शामिल होने के लिए मनाया। उसने वादा किया कि वो पुलिस से बच निकलेंगे। इस मामले का सबसे परेशान करने वाला पहलू अपराध के लिए संतोष की इंस्पिरेशन के बारे में जानना था। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वो लगातार क्राइम पेट्रोल और इसी तरह के शोज देख रहा था। उसने दावा किया कि इन शोज ने उसे अपराध कैसे करें और सबसे महत्वपूर्ण, पुलिस से कैसे बचें, इसके बारे में आइडियाज दिए थे। यह खुलासा मेरे लिए एक इन्वेस्टिगेटर के रूप में विशेष रूप से मुश्किल था। इससे पता चला कि आपराधिक गतिविधियों को दर्शाने वाला मीडिया भले ही शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हो, कभी-कभी असली अपराधों के लिए एक ब्लूप्रिंट प्रदान कर सकता है। संतोष को सच में विश्वास था कि टेलीविजन पर देखी गई टैक्टिक्स को फॉलो करके वो लॉ इन्फोर्समेंट को चखा सकता है और हत्याकांड से बच सकता है।
उसने इसी कॉन्फिडेंस का उपयोग विशाल को अपराध में शामिल होने के लिए मनाने में किया, उसे विश्वास दिलाते हुए कि वो सफलतापूर्वक पकड़े जाने से बच निकलेंगे और जांच ठंडी होने के बाद मुंबई लौटकर अपनी आम जिंदगी शुरू कर देंगे। संतोष की विस्तारित प्लानिंग और पकड़े जाने से बचने की उसकी कॉन्फिडेंस के बावजूद मुंबई क्राइम ब्रांच और हमारे अंतर्राज्य सहयोगियों के समर्पित प्रयास सफल साबित हुए थे। उसकी परफेक्ट प्लान को सिस्टमैटिक पुलिस काम के जरिए पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। दोनों संदिग्धों पर हत्या और कई अन्य गंभीर अपराधों का आरोप लगाया गया और उन्हें ट्रायल तक जेल भेज दिया गया। जो सबूत हमने इकट्ठा किए थे, कई राज्यों में उनके मूवमेंट्स को ट्रैक करने वाले सीसीटीवी फुटेज से लेकर पालनपुर में उनके छुपे होने की जगह से बरामद किए गए फिजिकल सबूत तक, जिसमें मनचेता का स्कूल बैग और ड्रेस भी शामिल थे, अभियुक्त के लिए एक मजबूत केस प्रदान करते हैं। पालनपुर में हमारे छापे के दौरान संदिग्धों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर हमने उनके दोनों मोबाइल फोन्स के साथ साथ मनचिता का सामान भी बरामद किया, जिसमें उसका स्कूल बैग और वो ड्रेस भी थी जो उसने पहन रखी थी। इन चीजों ने उन्हें सीधे तौर पर अपराध से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण फिजिकल सबूत दिए। जब मैं इस मामले पर विचार करता हूं तो कई पहलू सामने आते हैं। सबसे पहले तो मॉडर्न पुलिस काम में सीसीटीवी सर्विलेंस के महत्व को कम नहीं किया जा सकता। मुंबई और अन्य शहरों में कैमरों के बड़े नेटवर्क के बिना इन संदिग्धों को कई राज्यों में ट्रैक करना लगभग असंभव था। दूसरा, इस मामले ने अंतर्राज्य पुलिस सहयोग के महत्व को उजागर किया। अपराध राज्य की सीमाओं का सम्मान नहीं करते और अपराधी अक्सर क्षेत्रीय सीमाओं का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच, राजस्थान पुलिस और अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के बीच सहमति सहयोग इस मामले को सुलझाने के लिए जरूरी था। तीसरा, स्थानीय सूचकों और सामुदायिक सहयोग की भूमिका अनमोल साबित हुई। पालनपुर में ये स्थानीय समुदाय के जानकारी प्रदान करने की इच्छा थी, जिसने आखिरकार संदिग्धों की गिरफ्तारी करवाई। जांच के डिटेल से परे ये मामला परिवारों और समुदायों पर हिंसा के विनाशकारी प्रभाव की एक कठोर याद दिलाता है। एक 15 साल की लड़की ने अपनी जिंदगी खो दी क्योंकि एक युवा लड़का रिजेक्शन को हैंडल नहीं कर सका और स्वीकार करने के बजाय हिंसा को चुना। इस अपराध के रिपल इफेक्ट्स वंशिता से कहीं आगे तक फैल गए। उसका परिवार हमेशा के लिए बदल गया। 2 युवा लड़कों ने अपने एक्शन से अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी और समुदाय को हिंसा की इस अर्थहीन प्रकृति से झेलना पड़ा। ये मामला मीडिया के आपराधिक व्यवहार पर प्रभाव और उस जिम्मेदारी के बारे में परेशान करने वाले सवाल उठाता है जो हम सब उठाते हैं कि लोकप्रिय संस्कृति में अपराध को कैसे दर्शाया और चर्चा किया जाता है। इस मामले के मेरे आखिरी ज्ञान के अनुसार संतोष मकवाना और विशाल अंबावने दोनों अपने ट्रायल के पूरे होने का इंतजार करते हुए हिरासत में हैं। कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ती जा रही है और मुझे विश्वास है कि इंसाफ मिलेगा। जो सबूत हमने जांच के दौरान इकट्ठा किए हैं वो अभियुक्ता के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं और मेरा मानना है कि कोर्ट एक उचित फैसला सुनाएगा। ये मामला मेरे करियर की सबसे मुश्किल और यादगार जांचों में से एक हमेशा रहेगा। इसने एज एन इन्वेस्टिगेटर मेरे द्वारा विकसित किए गए हर हुनर का इम्तिहान लिया और मुझे इंसानियत की जटिलता और इंसाफ की तलाश में कभी हार ना मानने के महत्व की याद दिलाई। वंशिता राठौर के लिए और उसके परिवार के लिए और पूरे समाज के लिए ये सुनिश्चित करना कि उसके हत्यारे अपने एक्शंस के पूरे परिणाम का सामना करें, मेरी प्रायोरिटी बनी हुई है। जांच पूरी हो गई है, लेकिन इस मामले की याद और इससे सीखे गए सबक आने वाले सालों में कानून प्रवर्तन के प्रति मेरे ढंग को प्रभावित करते रहेंगे।